हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों तक जिनका दोस्तों कोई एग्ज़ाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चलने वाला है। हिस्ट्री के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं और उसका एक विशेष एनालिसिस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे और प्रतिदिन 8 बजे हमारे सेशन से ज़रूर जुड़ेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्री पेयम्बटूर किसका जन्म स्थल है? ऑप्शन ए है श्री माधवाचार्य, ऑप्शन सी है श्री बासवन्ना, ऑप्शन सी है श्री शंकराचार्य या फिर ऑप्शन डी है श्री रामानुजाचार्य। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्री पेयम्बटूर की अगर बात करेंगे तो श्री पेयम्बटूर श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। श्री पेयम्बटूर किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? सभी दोस्त बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य को। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन के साथ साथ समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के साथ में कविराज भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो हैं समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ये उच्च कोटि के कवि थे, जिसके कारण इन्हें कविराज की उपाधि थी। और समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम क्या है? हरिसेन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त अगर आपसे पूछा जाता है किसका पुत्र था, तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। क्या आपको पता है? एक संवत है जिसका नाम है गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिकार की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी? महाराजाधिकार। महाराजाधिकार की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक प्रश्न के बारे में एकदम सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे और हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी लोग एक नोटबुक बनाएंगे जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है पुलकेशिन, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश ये भारत में आने वाले विदेशी राजवंश थे, जिसमें यवन, शक और कुषाण सम्मिलित हैं।
तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश की अगर बात की जाएगी तो कुषाण वंश जो है ये इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश दोस्तों ये जो इसके शासक थे ये पूछा जाता है किस जाति के माने जाते थे। तो ये इनके शासक जो है यूची जाति के माने जाते थे। किस जाति के? यूची जाति के इसके शासक माने जाते थे और ये गोबी प्रदेश के रहने वाले बताए गए। कनिष्क की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक 72 ईस्वी में बना था। कब बना था? 72 ईस्वी में कनिष्क शासक बना था और कनिष्क ही इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में ही अश्वघोष और नागार्जुन जो वैज्ञानिक थे और दार्शनिक थे ये इनके दरबार में रहते थे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इनके दरबार में कौन कौन रहते थे? अश्वघोष। अश्वघोष इनके दरबार में रहते थे। अश्वघोष के समय में ही दोस्तों बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इनके दरबार में नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन रहते थे, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके दरबार में चरक कौन थे? तो चरक एक महान चिकित्सक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महान चिकित्सक थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कनिष्क के द्वारा ही, कनिष्क इसका एकदम करेक्ट आंसर है, कनिष्क के द्वारा ही एक विशेष संवत चलाया गया जो कि शक संवत के नाम से जाना गया। 78 ईस्वी में इनके द्वारा एक संवत चलाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? शक संवत। जबकि ये जो हैं किस वंश से संबंधित थे? ये संबंधित तो कुषाण वंश से थे लेकिन इसका नाम पड़ा शक संवत, क्योंकि इनका जो है माना जाता है कि कनिष्क के समय में जो इन्होंने संवत चलाया था इनका संवत जो है शक शासकों के द्वारा छीन लिया जाता है, तो जिसके कारण इसका नाम शक संवत पड़ता है। और कनिष्क के समय में ही दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब, किसके शासक, कौन के समय में कौन शासक था अगर आपसे पूछा जाएगा तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में शासक अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में शासक कनिष्क था। और कनिष्क शासक था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आपके लाइक और शेयर से जो है बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। तो सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार चाट वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्तूप, ऑप्शन बी है धर्मादेश, ऑप्शन सी है स्तंभ, ऑप्शन डी है एकास्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार चाट वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। और स्तूप दोस्तों क्या होता है? स्तूप क्या होता है? तो स्तूप में जो है जो प्रसिद्ध महापुरुष हैं उनके शरीर के अवशेषों को रखा गया है। तो यहाँ पर महापुरुषों के अवशेषों को रखा गया है। तो मानव के शरीर के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं स्तूप के अंदर, शरीर के अवशेष। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मिनास उस सिरोज, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन।
सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसका एकदम करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करेंगे तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत इसका समय कब से कब तक चला, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का समय जो है 1206 ईस्वी से लेके, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला। 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला। और इसमें दोस्तों मुस्लिम शासकों ने शासन किया। किसके द्वारा शासन किया गया? मुस्लिम शासकों के द्वारा शासन किया गया यहाँ पे। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मुस्लिम शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। और इस काल को दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल कहा गया। जो ये काल है इसको दिल्ली सल्तनत, और इसके साथ ही साथ में इसका नाम क्या दिया गया? सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल इस काल को कहा गया। और इस काल को 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसे आप सभी दोस्तों को जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन से हैं? इसका एकदम करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। इसके 5 वंश कौन कौन से हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहला वंश है जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अगर आपसे पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है कौन था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो है वंश था जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश दोस्तों, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन सा आया? लोदी वंश। तो इस तरीके से 5 वंश रहे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। 5 वंश रहे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है मैगेलन ने, ऑप्शन बी है बार्टोलोमेओ डियाज के द्वारा, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है कोलंबस। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत के समुद्री मार्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वास्को डी गामा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है बरबक शाह, ऑप्शन डी है नानक। तो इसमें से किसे भारत का तोता कहते हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए है मैसूर के समीप, ऑप्शन बी है औरंगाबाद के समीप, ऑप्शन सी है निजामाबाद के समीप और ऑप्शन डी है भोपाल के समीप। तो वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, और इन्होंने दिल्ली से कहाँ राजधानी को स्थानांतरित किया? और देखो दौलताबाद स्थानांतरित किया था, और दौलताबाद के बारे में पूछा गया यह कहाँ पर या फिर किसके समीप में स्थित है? तो दोस्तों दौलताबाद जो है ये औरंगाबाद के समीप में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ऑप्शन सी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है, बाबर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
बाबर के बारे में अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 1526 में हुआ था कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था और पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की नींव डाली थी, जिसका नाम क्या पड़ा? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। बाबर जो है ये मध्य एशिया में फरगना के शासक थे, ठीक है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी। और 1526 के पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप खाने और बारूद का प्रयोग किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग पहली बार किया गया था, प्रयोग पहली बार किया गया था और पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर तुगलमा नीति को अपनाया गया था। 1526 के पानीपत के युद्ध में तुगलमा नीति, इसे नोट कर लेंगे सभी दोस्त। आप नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के द्वारा तोप खाने का प्रयोग पहली बार किया गया और इसमें तुगलमा नीति का भी प्रयोग किया गया। तो 1526 में बाबर ने 1526 का युद्ध हुआ। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मुगल वंश का पहला बादशाह कौन है? बाबर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों इनके युद्ध कौन कौन से हैं बाबर के प्रमुख? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1526 में इनका कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। ध्यान रखेंगे, पानीपत का युद्ध। इसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद दोस्तों इनका युद्ध हुआ 1527 में। 1527 में इनका युद्ध हुआ, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में इन्होंने किसे पराजित किया? खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा को पराजित किया। किसे पराजित किया? राणा सांगा को पराजित किया खानवा के युद्ध में 1527 में। 1528 में इनका एक युद्ध हुआ, जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। ध्यान रखेंगे, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। और दोस्तों इसमें इन्होंने मेदिनी राय को हराया था। किसे हराया था? चंदेरी के युद्ध में इन्होंने मेदिनी राय को हराया था। और इसके बाद 1529 में एक युद्ध हुआ, जिसका नाम है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। ध्यान रखेंगे, घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध में इन्होंने महमूद लोदी को हराया था। किसे हराया था? महमूद लोदी। महमूद लोदी को हराया था। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सारे युद्ध हमने बता दिए। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। 1528 के चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। और 1529 में दोस्तों घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। तो ये इनके प्रमुख युद्ध हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए। बाबर के बारे में सबसे खास जानकारी दोस्तों ये है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबर का मकबरा। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाता है तो बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा को क्या कहा गया है? तो बाबर की आत्मकथा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना गया है। और साथ ही साथ में इसका नाम है बाबरनामा। ध्यान रखेंगे, बाबरनामा। तो इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सान्याल, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। तो सही आंसर है क्या है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों लाला हरदयाल हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट का आंसर क्या है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड लेटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है वास्को डिगामा जिसने समुद्री मार्ग के भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और इसके आने पर किस शासक ने उसका भव्य स्वागत किया था? ऑप्शन ए है असफ जाह इस्माइल मुख, ऑप्शन बी है देवराय, ऑप्शन सी है जयमोरिन, ऑप्शन डी है कृष्ण देवराय। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताएंगे। तो इसके जो राजा हैं जिन्होंने स्वागत किया था इनका नाम है जयमोरिन दोस्तों। जयमोरिन ने वास्को डिगामा का कालीकट नामक स्थल पर जो है इनका स्वागत किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गांधी जी ने किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? ऑप्शन ए कर्म के माध्यम से, ऑप्शन बी है ध्यान के माध्यम से, ऑप्शन सी है अहिंसा के माध्यम से, ऑप्शन डी है धर्म के माध्यम से। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सच्चाई या फिर दोस्तों यहाँ पर हो सकता है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। गांधी जी किसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अहिंसा। और गांधी जी एक सदवाक्य है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। और गांधी जी जिनके द्वारा जो है एक नरम दल के एक नेता के रूप में सामने आए थे, और गांधी जी ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के भारत की स्वतंत्रता के लिए विशेष योगदान दिया। बहुत सारे इनके द्वारा आंदोलन किए गए जिसके थ्रू कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ा और हमारा देश आज आज़ाद हुआ। तो महात्मा गांधी जी की बात की जाएगी तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु कब हुई थी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनको किसने गोली मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1930। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1930। महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। दांडी यात्रा जो कि दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है दांडी यात्रा से संबंधित। तो 1930 में यह दांडी यात्रा की गई थी। तो सबसे खास बात यह है इसमें गांधी जी ने नमक कर को तोड़ने के लिए यह आंदोलन किया था, दांडी मार्च किया था। तो दांडी यात्रा 1930 में की गई। महात्मा गांधी जी की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी जो कि एक विशेष महापुरुष के रूप में थे महात्मा गांधी, इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त। महात्मा गांधी जी ये सबसे पहले खास बात, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि
जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। इन्हें बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बापू और राष्ट्रपिता, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई, तो बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के विषय में, तो महात्मा गांधी जी ने कौन से नारा दिया था, इनके प्रसिद्ध वचन कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, करो या मरो। करो या मरो किसका नारा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, करो या मरो महात्मा गांधी जी का नारा है। हे राम, अगर आपसे पूछा जाए हे राम किसका नारा है, तो ये भी दोस्तों महात्मा गांधी जी का नारा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिकाएं या फिर पत्र का संपादन किया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया था। यंग इंडिया पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो इसे लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया पत्र को किसके द्वारा संपादित किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दोस्तों इनके द्वारा हिंदू स्वराज का भी संपादन किया गया। हिंदू स्वराज का भी इनके द्वारा संपादन किया गया, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखें। यंग इंडिया पत्र और हिंदू स्वराज का संपादन किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इनके द्वारा एक हरिजन पत्र, ध्यान रखेंगे, हरिजन नामक एक पत्र का भी संपादन किया गया था। तो यंग इंडिया, हिंदू स्वराज, हरिजन पत्र, ये इसके लेखक या संपादक कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 1857 के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। उपनिवेशी भारत में से निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्थान आयोजित की थी, किसके द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था की आयोजन किया गया था या फिर आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्थान, इसका आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। बी आर अम्बेडकर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोस्तों किस समिति के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें जो है बाबा साहेब के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, बाबा साहब के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। ऑप्शन ए है पंडित रमाबाई, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है MK गांधी, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन किसके द्वारा किया गया, भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों किया गया। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, बाबा साहेब के नाम से जाना गया। और इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब ये जो हैं, इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में गाया गया। तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं।
तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया। सबसे पहले दोस्तों इसे किस अधिवेशन में गाया गया, आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की इसकी रचना की गई है। ठीक है, राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो इन्हें जो है इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। और साथ ही साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी मिली थी। इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई, इन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया है। तो सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी है श्री अरविंद घोष, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है राम मोहन राय। तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है गांधी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द के लिए शब्द का प्रयोग किया या फिर निर्माण किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य धन आग्रह, सत्य के साथ में किया गया आग्रह ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत किसके वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ। भारत किस वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वेलेजली, ऑप्शन सी है वेवल, ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है माउंटबेटन। भारत माउंटबेटन वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ। माउंटबेटन योजना दोस्तों कब किस ईस्वी में हुई थी, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना दोस्तों ध्यान रखेंगे, माउंटबेटन योजना 1947 में हुई थी, जिसके द्वारा भारत को दो देशों के रूप में विभाजित किया गया था। एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इस तरीके से विभाजित करके इसे जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया था। और ये कहा गया था अब किसी भारत के जो कार्य हैं या फिर कोई भी देश की गतिविधियां हैं उसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगी। पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था यहाँ पे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत जो है कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को। तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत जो है आज़ाद किया गया था और इनका विभाजन होने के बाद में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है केशव चंद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे युवा दिवस। युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, युवा दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है युवा दिवस। और विवेकानंद जी ने ही कहा था दोस्तों कि उठो और जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप लोगों से यही हमारा अनुरोध है, इस कथन को फॉलो करें और आगे बढ़े अपने जीवन में जो है एक विशेष स्तर में अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य करें। क्योंकि अगर आप अभी जो है स्टॉप हो जाएंगे तो आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं खुद को बहुत पीछे जो है देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 8 बजे शाम को आप जुड़कर बहुत ही बेस्ट तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जीके जीएस की क्लास जो है आपकी 8 बजे लगने वाली है। तो सभी दोस्त 8 बजे शाम को ज़रूर जुड़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे और साथ ही साथ में उसको नोटबुक पेन के साथ में
उसको नोट करेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।